our next topic is industrial development. देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ बेसिकली कि जो हमारा मॉडर्नाइजेशन था और आप किसको फॉलो करना चाह रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करना चाह रहे थे, बिकॉज कि हमारे जो ज़्यादा फोकस था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे फर्स्ट सेक्टर पर ज़्यादा था. मतलब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादातर पीपल डिपेंड थे. मतलब हाईएस्ट जो बर्डन था हमारा प्राइमरी सेक्टर पे था. एट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री वी नो दैट कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन थी वो हमें पता, ड्यू टू द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो हमारे FYPs के अकॉर्डिंग क्या डिसीजंस लिए गए कि आपको पता ही है कि सोशल वेलफेयर के लिए आप लोग वर्क कर रहे थे और बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक बूस्ट मिले इसके लिए आप वर्क कर रहे थे. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए हमारे पास एक और रीजन लिया गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे कि आपका जो मेन मोटिव थे वो दो थे कि पहला कि प्रमोट मॉडर्नाइजेशन, कि आप मॉडर्नाइजेशन को कैसे प्रमोट कर सकते थे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द इंडिपेंडेंस हम लोग क्लासिकल मेथड यूज करते थे. मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे थे उन लोग उस चीज को फॉलो कर काम करते थे, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस था किसी भी काम करने का. बट क्या था कि आफ्टर टू 90s आपको पता ही है 1995 क्या हुआ कि हमारे पास नई नई टेक्निक्स आ गई और अपडेट टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लगी. तो FYPs के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए गए कि हमको मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना चाहिए. तो मतलब टूल्स एंड टेक्निक कैसे यूज हो, टूल्स एंड टेक्निक को बेटर किया जाए. इन दोनों पे अगर वर्क किया जाता तो आपको पता ही है कि प्राइमरी सेक्टर में एक बड़ा अचीवमेंट था कि आप उसको मॉडर्नाइज करने जा रहे थे. तो बेसिक जो हर सेक्टर को क्या करने की जरूरत थी, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने की हम लोगों को जरूरत थी. ठीक है ना. और सेकंड थिंग क्या थी हमारे पास कि आप स्ट्रेस देने की जरूरत थी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कि जितना ज्यादा आप इंडस्ट्रियलाइज करोगे अपनी इकोनॉमी को तो जो बर्डन है आपके प्राइमरी सेक्टर से वो स्ट्रेस रिलीज होने लगेगा और वो किस पर आ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमारा जो सेकंड रीजन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का वो ये था कि आपको मोस्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना था. ठीक है ना. तो ये हमारे दो बेसिक रीजंस थे कि जिसकी वजह से आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने जा रहे थे इंडियन इकोनॉमी में. सो आफ्टर टू 1950 एंड बिटवीन 1990 हम लोग FYPs के अकॉर्डिंग मतलब 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग क्या डिसीजंस ले रहे थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए डिसीजन लिया जाना था. तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम्स आर इंटरफेस एट द टाइम ऑफ FYPs और इंडस्ट्रियल डेवलपमेट. द फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कि जब आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे या फिर अपने टूल टेक्निक्स या एवरीथिंग यू नीड टू अपडेट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी. तो व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, द ऑब्स्टिकल्स आर इन्फ्रंटेड फॉर अस, द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. देखो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है कि इन्वेस्टमेंट का बड़ा प्रॉब्लम था कि प्राइवेट सेक्टर पूरे तरीके से कोलैप्स हो गया था आफ्टर टू इंडिपेंडेंस. सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन to give all the industries in the undertake of public sector, कि गवर्नमेंट रन करे ये एक ओनली ऑप्शन था हमारे पास. तो एक PSUs का गठन किया गया. आज आप जानते हो जिसको PSU के नाम से, तो इसका फुल फॉर्म इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेक्स. क्या सब इंडस्ट्रीज को किसके कंट्रोल में दिया गया, पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में दिया गया. मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि सब इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट डील कर रही थी, ड्यू टू दैट कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं था. And second reason behind it, lack of incentive. Lack of incentive. प्राइवेट सेक्टर इसलिए ग्रो नहीं कर रहा था कि जो आप ऑफर देते हो, जो टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन होता है वो बहुत ही कम था. क्योंकि आप अगर टैक्सेस में रिलैक्सेशन करते तो इकोनॉमी बिल्डअप नहीं हो पाती, क्योंकि आप इतने ज्यादा वीक पॉइंट पर थे कि इकोनॉमी में आप रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते थे. किसको, प्राइवेट सेक्टर को. तो इंसेंटिव प्रोवाइड कराने का बड़ा प्रॉब्लम था. तो जिसी वजह से कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो इसीलिए PSU का गठन भी किया गया. और थर्ड थिंग इज कि हमारी जो इकोनॉमी का मेन मोटिव था वो सोशल वेलफेयर था, कि इंडस्ट्रीज इसलिए भी ज्यादा इंटरफेस नहीं कर रही थी क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी का मेन बेसिक
रीजन था वो सोशल वेलफेयर करना था। मतलब सोशल वेलफेयर इसलिए कि आपको पता ही है कि मिक्स्ड इकोनॉमी आप फॉलो कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट अगर आप यूज करते हो प्राइवेट इकोनॉमी के, मतलब अगर कंट्री हमारी प्राइवेट इकोनॉमी का मेथोडोलॉजी को यूज करती है तो उसका मतलब होता है कि टोटली आप किसके लिए वर्क कर रहे हो, कि प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क कर रहे हो। बट यहाँ पर हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसी वजह से सोशल वेलफेयर का भी हमें माइंडसेट लेके चलना पड़ता है। तो ये कुछ रीजंस थे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टाइम पर देखो हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। कि हमारे पास पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। देखो आपको पता ही है हमारे पास जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुए हैं। फर्स्ट है 1948 और एक है 1956। देखो दोनों का अलग अलग रीजन है। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, क्या आप इसके अंदर क्या आंसर लिखते हो? देखो मैं आपको बता दूं कि 1948 रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था और 1956 के अकॉर्डिंग क्या हुआ। देखो 1948 के अकॉर्डिंग हुआ कि जो आपका 5 ईयर प्लान स्टैब्लिश हुआ कि FYP जो आपकी सेटअप की गई, कि जो प्लानिंग कमीशन लाया गया अकॉर्डिंग टू दैट, तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के अकॉर्डिंग लाया गया कि एक एक्ट पास किया गया और उसके अकॉर्डिंग FI को इम्प्लीमेंट किया गया पूरे कंट्री में। ऐसे ही आपका एक सेकंड रेजोल्यूशन है जो 1956 के में पास किया गया, जिसका मोटिव था इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया इंडस्ट्रीज को कितने कुछ पार्ट्स में। उसमें 3 कैटेगरी आती हैं, A, B और C। सो लेट्स सी द 3 कैटेगरीज या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज A, B एंड C कि जो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग पास आउट किया गया। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज का वो कुछ इस तरीके से था। देखो क्लासिफिकेशन में इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। देखो फर्स्ट शेड्यूल में 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया और शेड्यूल 2 में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया, और अदर जो अननेसेसरी प्रोडक्ट या फिर जो भी मटेरियल आता है वो C कैटेगरी में रखा गया और उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी उसमें डील कर सकता था। तो वो 17 इंडस्ट्रीज कैसी थी? देखो आपकी एयरक्राफ्ट, रेलवेज, शिपिंग, मतलब जो आपकी मोस्ट इनकम जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज थी उन सबको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। मतलब जिससे आपका ज्यादा डोमिनेंट थी वो गवर्नमेंट किस पे डोमिनेंट थी? आपकी फर्स्ट शेड्यूल पे डिपेंडेंट थी। मतलब देखो आप देख सकते हो कि एयरक्राफ्ट, इससे मोस्ट बेनिफिशियल आपका जो एयरक्राफ्ट था तो उसके लिए एयरलाइंस को चलाया गया। रेलवेज एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है ओनली जिसमें गवर्नमेंट डील करती है। और थर्ड इज शिपिंग, तो ये सब गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक रखे। इसी तरह से आपकी ये कैटेगरी 17 इंडस्ट्रीज में डिवाइड की गई जो शेड्यूल 1 में रखा गया और गवर्नमेंट, मतलब ये कह सकते हो आप इसको PSUs के अकॉर्डिंग रखा गया कि इसको कौन डील कर रहा था? इसको PSUs डील कर रहे थे। सेकंड कैटेगरी थी आपकी 12 इंडस्ट्रीज, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग हो गई या फिर मर्चेंट टूल हो गए, मशीन्स, जो आपका स्टील वगैरह आता है, वो सब इंडस्ट्रीज आपकी 12 थी। इसके अंदर भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्व था और प्राइवेट सेक्टर, या फिर कह सकते हो आप दोनों के कंबाइंड फॉर्म में बी कैटेगरी में रखा गया कि इसमें गवर्नमेंट भी डील कर सकती थी और प्राइवेट सेक्टर भी डील कर रहा था। तो इस तरह की कैटेगरी को कुछ B शेड्यूल में रखा गया। और C कैटेगरी के अंदर क्या रखा गया कि जो भी अननेसेसरी प्रोडक्ट थे, मटेरियल था, वो सब C कैटेगरी में रखा गया और उसे प्राइवेट सेक्टर डील करता था। कुछ क्लासिफिकेशन थी जो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग रखा गया 1956 में, और ये सब आपका अकॉर्डिंग टू PSUs हो रहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अकॉर्डिंग ये वर्क। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज SSI, और इन हिस्ट्री कि हाउ टू डेवलप SSI। देखो SSI का क्या रोल है मैं आपको बता दूं। SSI होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। क्या आपसे क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू 1950 या फिर कह सकते हो बिटवीन टू 1950 टू 1990 हाउ टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न पर।
देखो इसमें आपको बता दूं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट किया गया। आपको पता ही है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जैसे 1950 जो आपका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है 1956 के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को रिफॉर्म किया गया और इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को भी रिफॉर्म किया गया अकॉर्डिंग टू 5 ईयर प्लान्स। तो ऐसे ही आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी रिफॉर्म किया गया, जिसमें फर्स्ट था कि आपको प्रमोट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सर्वाइव करती है। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। द सेकंड पॉइंट इज कि एक कर्व कमेटी बनाई गई जिसके अंडरटेक आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा रहा था। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कर्व कमेटी। तो कर्व कमेटी वो थी कि जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया गया, जो कि जिसका गठन किया गया 1955 में। और सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन लिमिट के ज्यादा इसका बजट बढ़ा दिया गया। कब? 1955 में जब कर्व कमेटी बनाई गई, उसके बाद इसका जो इससे पहले जो लिमिट थी बिफोर आफ्टर टू इंडिपेंडेंस वो 5 लाख थी, कि मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अगर किसी को इन्वेस्ट करना था तो वो 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। बट इस लिमिट को अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर क्या कर दिया गया, 5 लाख से 1 करोड़ इसकी लिमिट कर दी गई कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिलेटेड थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज